ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 97 ये कुछ वैसी कैफियत थी जो लाहौर के नवाब में डकनाले के किनारे तारीकी में लहलाते सरकंडों के पास मुझ पर इस वक्त तारी हुई थी जब इमरान ने नाला पार करने के लिए मुझे अपनी तरफ बुलाया था और मैं सद कोशिश के बावजूद अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका था। और ये कोई एक मौका तो नहीं था, ऐसे न जाने कितने मौके मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। जॉर्ज के सुर्खोंठों पर तंजिया मुस्कुराहट ज़्यादा गहरी और जहरीली हो गई। वो नपे तुले कदमों से मेरी तरफ आया। उसने मेरी कमीज़ के नीचे हाथ डालकर अपना पिस्टल वापस ले लिया और गंभीर अंदाज में बोला, लगता है तुम इंडियन फिल्में नहीं देखता। इन फिल्मों में तो ऐसे मौक़ों पर हीरो एकदम शेर बब्बर बन जाता है। मैं खामोश रहा। वो सुल्ताना की तरफ मतवज्जो होकर बोला, सुल्ताना डियर, ये शायद हीरो वही है नहीं, तुमने उसे ख्वाह हीरो बनाया है। इसका जगह तो तुम्हारे पाँव में भी नहीं बनता और तुमने उसे पता नहीं क्या बना दिया है और कहाँ तक इजाज़त दे रखा है। सुल्ताना भी खामोश रही। उसकी आंखों में नमी थी। उसके जिस्म से फूटने वाली जंगली फूलों की खुशबू न जाने कहाँ खो गई थी। जॉर्ज ने विस्की का एक घूंट लिया और मेरी तरफ घूम कर बोला, चलो बास्टर्ड, अब बाहर निकलो यहाँ से, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। बास्टर्ड की गाली मेरे सीने पर घोंसे की तरह लगी, लेकिन पिछले 3-4 घंटों में ऐसे न जाने कौन से मैं कई सह चुका था। मैंने हिम्मत करके कहा, सुल्ताना का अगर कोई कसूर है तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तुम उसे जेल से यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ उसे सज़ा देने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए लाए हैं माय डियर चूहे, जॉर्ज ने दांत पीस कर गुलाबी उर्दू में कहा। उसके साथ ही मुझे गिरबान से पकड़कर दरवाजे की तरफ धक्का दिया। मैं चांदी के कीमती गुलदान पर गिरा। गुलदान नीचे लुढ़क गया। मैंने मज़ाहमती नज़रों से जॉर्ज को देखा। वो एकदम फिर आग बगोला हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो बास्टर्ड, ऐसे क्या देख रहे हो? उसने सन्नाटे का थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया, फिर मुझे सर के बालों से पकड़ा और दीवार पर दे मारा। वो एक बार मुझ पर पिल पड़ा था। सुल्ताना चलाती हुई हम दोनों के दरमियान आ गई। उसने मेरा गिरबान जॉर्ज के हाथों से छुड़ाया, फिर मुझे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए बोली, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी किस्मत मैं यही है, तुम जाओ। उसकी आंखें नम थी। उसने मुझे दरवाजे से बाहर धकेला, फिर दरवाजे को हौले से बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उसके चेहरे की बेचारगी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बंद दरवाजे को देखता रह गया। मेरा पूरा जिस्म खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहा था। हट्टा कट्टा मुलाजिम आगे बढ़ा। उसके साथ एक गार्ड भी था। अकब में 2 वर्दी गार्ड्स मजीद खड़े थे। हट्टे कट्टे मुलाजिम की आंखों में छुपा छुपा तमस्खर था। चलो जी पतिदेव साहब, उसने मुझसे मुखातब होकर कहा और बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ ले चला। जल्दी मुझे वापस क्वार्टर में पहुंचा दिया गया। क्वार्टर में आज इत्तफाकन मैं अकेला था। इस्तांबुल का सेकंड इंचार्ज और मेरा रूममेट मल्होत्रा आज अपने घर गया हुआ था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और चारपाई पर चित लेट गया। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। सीने में अंगारे दहक रहे थे। मैं तसव्वुर की निगाह से कुछ दिल सोज मंजर देख रहा था। सुल्ताना जॉर्ज के पंजा सितम में थी, इस चार दीवारी में, इस छत के नीचे। फिर मुझे बालू का ख्याल आया। वो पता नहीं कहाँ था। वो भी तो अपनी माँ के साथ ही जेल गया था। शायद वो भी इस चार दीवारी में कहीं था। मुझे लगा कि मेरे सर की नसें फट जाएंगी। मैं उठकर बैठ गया, हिचकियों से रोने लगा। मैं इतना रोया कि मेरा बाजू आंसू से तर हो गया। मुझे अपने आप पर तैश आ रहा था। खुद को मार लेने को दिल चाहता था। मैंने बिलख कर फरियाद किया, खुदा मेरी इस बेकार ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, और मैं जीना नहीं चाहता और दुख सहने की हिम्मत नहीं। मैं वही रहूँगा जो हूँ, एक
बेकार, बुज़दिल, कमज़ोर और नौस्तों का मारा इंसान। मेरे बख्त में तरीकी और जिल्तों के सिवा और कुछ नहीं। मैं हार गया हूँ या रब। आज मैं इस कदर टूटा था कि खुदाए बुजुर्गों बरतर को पुकारते हुए भी मेरे लहजे में तपश थी। शायद ये दुआ नहीं थी, शिकवा था। एक एक करके मुझे अपने सारे करतूत याद आ रहे थे। मैंने सरवत को अपनी आंखों से बर्बादी की तरफ जाते देखा और कुछ न कर सका। मेरी माँ मेरे सामने जीते सह कर मर गई। मेरा यार, मेरा गमसार सरासर मेरी बुज़दिली का शिकार होकर तरीकियों का रिज़्क हो गया। और आज एक गैर मुल्की बदकार ने मेरी मुबीना बीवी की आंखों के सामने मेरी बेमिसाल जिल्लत का इंतज़ाम किया। उसने मुझे मज़ामत करने के लिए दिलेराना मौके दिए और बार बार मुझे शर्मनाक पसपाई से दुचार किया। मैं रोता रहा। मेरी आंखों से आतिशीन आंसू बह कर मेरे रुखसारों पर चलते रहे और मेरी बेबसी का नोहा पड़ते रहे। न जाने कितनी ही देर इस तरह गुजर गई। फिर कमरे में रोशन मोमबत्ती पिघल पिघल कर ख़त्म हो गई और कमरे में गहरी तारीकी छा गई। कमरे से बाहर दो एकल कुत्ते अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे और गाहे बगाहे मुसल्ला पहरेदारों की आवाज़ें सुनाई देती थी। इन पहरेदारों में दो घुड़सवार भी शामिल थे जो थोड़े थोड़े वक्फे से इमारत की बैरूनी दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ चक्कर मुकम्मल करते थे। मैं उस रात बहुत रोया, लेकिन जितना रोया आंखों की आग इतनी ही भड़कती गई। मैंने बड़ी संजीदगी से सोचा कि खुद को ख़त्म कर लूँ। क्वार्टर के बावर्ची खाने में सब्जी और गोश्त काटने वाली तेज छुरी मौजूद थी। मैं इसे अपनी कलाई की रगें काट सकता था और मौत की आगोश में पहुंचने के लिए चारपाई पर चित लेट सकता था, या फिर अलमारी से शराब की वो बोतलें निकालता जो मल्होत्रा ने अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी। इतनी ज़्यादा शराब अपने मैदे में अंडेल लेता कि मेरी मौत वाक़ हो जाती। इस तरह के कुछ मज़ीद जानलेवा ख्यालात भी जहन में आए, लेकिन इन सब में से छुरी से रगे काटने वाला ख्याल गालिब रहा। इस रात दिलो दिमाग की कुछ ऐसी कैफियत हो गई थी कि मैं कुछ भी कर सकता था। शायद ये वही कैफियत थी जो 2.5 साल पहले मुझ पर लाहौर में तारी हुई थी। मैं गंदम की गोलियां निगलने के लिए 100% तैयार हो गया था। इस वक्त तो इमरान की सूरत में एक रोशन चेहरा फरिश्ता आया था और मुझे मेरे इरादे से रोकने में कामयाब रहा था। लेकिन आज यहाँ किसने आना था? आज किसी ने नहीं आना था। मैं नहायत गहरी तरीके में टटोलता हुआ उठा और बावर्ची खाने में से नहायत तेज़ फल वाली छुरी ले आया। अंधों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये सब कुछ आसान लगने लगा। मैं बिस्तर पर लेट गया, गहरी तारीकी में आंखें बंद कर ली। यही वक्त था जब मुझे अपने करीब से कहीं इमरान की आवाज़ सुनाई। क्या कर रहे हो ताबी? मैं चौंक कर दाएं बाएं देखने लगा। जाहिर है वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़ इतनी साफ और वाज़ेह थी कि मैं सुस्त रह गया। ये सिर्फ मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने आंखें फिर बंद कर ली। इमरान का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। उसने बड़ी अदा से मेरी तरफ देखा। जिगर भूल गया जो मैंने कहा था? मैं क्या कहा था? मैंने अश्कबार लहजे में बाज़ुबान खामोश पूछा। इसके तसव्वुराती हाथ ने आगे बढ़कर मेरी नाक को चुटकी में पकड़ और बोला, लकड़ी के बंदर, तेरा भेजा भी एकदम 5 स्टार है। मैंने एक मरतबा खुदकशी के बारे में कुछ बताया था और कहा था कि उसे याद रखना। मेरे दिल में जमाका सा हुआ और इस जमाके के साथ ही इमरान का तसव्वुर ओझल हो गया। ताहम ये तसव्वुर ओझल होते होते एक ऐसा जुमला मेरे दिमाग को थमा गया जिसने मुझे सरता पा हिला दिया। मेरे मुर्दा जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दी। मुझे नहायत संगीन घड़ियों में इमरान का वो बेमिसाल चमकीला फ़िक्रा याद आया जो उसने मुझसे मिलने के बाद लाहौर में कहा था। उसने कहा था, अगर तुम्हें खुदकशी करनी ही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी खुद पर ना लो। बस अब अपने आप को जानलेवा हालात के दायरे पर छोड़ दो। जो कुदरत को मंजूर होगा वो हो जाएगा। उसका यह बोला बसरा फिक्रा इतनी शिद्दत से मेरे दिमाग में आया कि सोच के बेशुमार बंद कुआड़ को एक धमाके से खोल गया। शायद कुछ लम्हे ऐसे इनकलाब आफरी होते हैं और कुछ लफ्ज़ ऐसा ही काया पलट असर रखते हैं। मैं महबूद रह गया। वो मनोम वजनी
بوجھ جو میرے سینے کو کچل رہا تھا اچانک میرے سینے سے ہٹ گیا۔ مجھے لگا کہ مجھے اپنی نجات کی راہ نظر آ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یکا یک تبدیلی کی یہ کیسی ہوا چلی میرے اندر؟ شاید یہ سب اس پہ گریہ زاری کا صلہ تھا جو آج شب میں نے اپنے خدا کے حضور کی تھی، اور ان بے شمار آنسوؤں کا اجر جو آج ان کمرے کی تیرگی میں نے بہائے تھے۔ تو کیا قدرت نے بالآخر میری سن لی تھی؟ میں مرنا چاہتا تھا لیکن حرام موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے راستہ نظر آ رہا تھا، وہی راستہ جو میرے یار نے مجھے ایک روز دکھایا تھا، آگے بڑھنے کا، سنگین ترین خطرات سے ٹکرانے کا، موت کے پیچھے بھاگنے کا۔ اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا، لیکن یہ خوف کا لرزہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، باہر عمارت کے وسیع کمروں میں برقی روشنی تھی جو جنریٹر سے مہیا ہوتی تھی۔ میرے کوارٹر سے چند گز کے فاصلے پر وہی ہٹا کٹا مسلح ملازم کھڑا تھا جو 5-6 گھنٹے پہلے مجھے کسی گائے بکری کی طرح ہانک کر عمارت کے اندرونی حصے میں لے گیا تھا اور حکومت خانے کے حوالے کیا تھا۔ چھوٹی نال کی ایک رائفل اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ وہ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسسٹر پر ریڈیو پر کچھ سن بھی رہا تھا۔ وہ قطعی بے پرواہ تھا، اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں عجیب ذہنی کیفیت میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں نے جوتی بھی پہنی ہے یا نہیں، مجھے ارد گرد موجود کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے یا نہیں، رکھوالی کے خوفناک کتے کہاں ہیں، چھت پر موجود مسلح پہرے دار کی پوزیشن کیا ہے، اور میں ان باتوں کے بارے میں سوچتا بھی کیوں؟ میں تو موت کا راہی تھا، مجھے مرنا تھا یا مار دینا تھا، اور جتنی جلدی یہ مرحلہ طے ہو جائے اتنا ہی بہتر تھا۔ میں اپنی دلی کیفیت بالکل کھول کر بیان کر رہا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ان لمحوں میں مجھے اپنے ارد گرد موجود تمام رکاوٹیں اور دیواریں یکسر حقیر نظر آئیں۔